नमस्कार दोस्तों, आरएमबी स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। एसपीडी का अगला सेट 25 क्वेश्चन का सेट होंगे, क्योंकि 50 क्वेश्चन का सेट बनाने के कारण और जब उसमें एनालिसिस किया जाता था डिस्क्रिप्शन के साथ तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो ऐसे छोटा वीडियो ही लेके आएंगे, लेकिन डिटेल से समझाएंगे ताकि आपको पूरा करंट कवर हो, साथ में साथ कुछ स्टैटिक पोर्शन भी हम कंप्लीट करवा दें आपको। तो आज वही देखेंगे, सारी चीज़ों को डिटेल से देखते हैं। तो हमने 100 क्वेश्चन पहले ही कर लिया था। आज जो है 101 से शुरू करेंगे और सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं और सारे डिटेल से समझेंगे। घबराने की जरूरत है नहीं और आप देखते जाइए और आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो चीज़ें हम कर रहे हैं उससे हमें बहुत सारा चीज़ तैयार हो रहा है, सिर्फ हम करंट का फैक्चुअल नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? देखिए, एक एक चीज को डिटेल से जब देखेंगे तो आपको बहुत कंफर्ट फील होगा कि हाँ ठीक है। नाटो की बात कर रहे हैं। देखिए, अब एक एक करके चीजों को समझते हैं। पहले हम नाटो की बात कर रहे हैं। जब नाटो की बात करेंगे तो एक चीज आपको समझना होगा, नाटो ही है जिसका एक बड़ा कारण है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, क्योंकि यूक्रेन लगातार नाटो का मेंबर बनना चाह रहा था। रशिया चूंकि चाहता था, क्योंकि रशिया और यूएसए में हमेशा टसल होता है, तो कभी नहीं चाहता था कि नाटो का मेंबर बने। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन हुआ था 1949 में। इतना चीजें समझ लिए। क्या कारण था कि नाटो का गठन हुआ? देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद शीत युद्ध का युग शुरू हुआ, और जब शीत युद्ध का युग शुरू हुआ तो पूरा विश्व दो ध्रुवों में बटा हुआ था। एक साम्यवादी देशों का समर्थक था, दूसरा क्या था? पूंजीवादी देशों का। पूंजीवादी देशों का समर्थक जो थे उसके नेतृत्व यूएसए कर रहा था, जबकि साम्यवादी देशों का यूएसएसआर, जो आज का रशिया है। इसने नाटो बनाया 1945 में। तो ये जो यूएसएसआर वाला जो ग्रुप है, जो पूंजीवादी ग्रुप, साम्यवादी ग्रुप है, इसने क्या बना दिया? वार्सा पैक्ट बना दिया। ये भी सैन्य संगठन था। तो दोनों में यही मानना था कि अगर इसके मेंबर कंट्री पर कोई भी हमला करता है तो माना जाएगा कि पूरे समूहों पर हमला किया गया है। ये दोनों, नाटो और वार्सा, दोनों मानते थे। वार्सा का गठन 1955 में हुआ था। ये चीजें समझ लीजिए। हम वार्सा की बात नहीं करें, हम नाटो की बात करें। ठीक है, जब नाटो की बात करें तो हम नाटो पे आते हैं। एक एक चीज समझ लेना है, यहीं से सारा कुछ तैयार हो जाएगा। 49 में इसका गठन हुआ। ब्रसेल्स में इसकी राजधानी हेडक्वार्टर है। कहाँ है ये? बेल्जियम की राजधानी। तीसरा चीज ये समझ लीजिए कि हाल ही में इसकी जो बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी? जुलाई में हुई है, वाशिंगटन डीसी, यूएसए। ठीक है, इसके कुल मेंबर कितने हैं अभी? 32। लास्ट 2 मेंबर कौन सा है? फिनलैंड एंड स्वीडन। ये सारी चीजों को आपको याद रखना है, क्योंकि फिनलैंड और स्वीडन भी आप देखेंगे रशिया के पास में है। तो ये लोग देश भी चाहते हैं कि जैसे इस तरह से यूक्रेन के साथ हुआ है ऐसा ना मेरे साथ हो जाए, इसीलिए ये ऐसा सपोर्ट सिस्टम चाहते थे, सिक्योरिटी चाहते थे कि हमारे ऊपर रशिया कभी हावी ना हो। ठीक है, इस तरह से चीजें शामिल हो गए। अब बात कर रहे हैं महासचिव की। क्वेश्चन पर आते हैं। महासचिव जो है अभी वर्तमान में जो महासचिव है जेम स्टोल्टनबर्ग है। स्टोल्टनबर्ग, इनका कार्यकाल खत्म होगा, और जब इनका कार्यकाल खत्म होगा तो मार्क रूट बनेंगे 1 अक्टूबर 2024 से। मार्क रूट को इसलिए भी याद रखना है क्योंकि ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं, नीदरलैंड के रहे हैं। तो इस तरह कथन बना के देगा तो आपको ध्यान में रखना होगा। तो नाटो के बारे में इतना नॉलेज रखिए, और इससे जो भी अपडेट आएगा हम तो करंट में करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडियन को मिला है अरुंधति राय को। अब इसको बारे में समझ लेते हैं। पेंट पिंटर पुरस्कार की स्थापना जो हुई है 2009 में हुई थी। इसको याद करने का एक तरीका और है, ऐसे समझिए, हम जब ब्रिक पढ़ते हैं तो ब्रिक में याद होगा कि ब्रिक, हम ब्रिक्स की नहीं बात करें, ब्रिक की स्थापना हुई थी 2009 में। तो ऐसे याद रख लीजिए, जब ब्रिक की स्थापना हुई थी उसी समय पेन पिंटर पुरस्कार की स्थापना हुई थी। लेकिन किसकी मेमोरी में हुई थी, किसकी याद में हुआ? ये है हैरोल्ड पिंटर के याद में बना था। हैरोल्ड पिंटर इसलिए भी फेमस है क्योंकि ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2005 में
लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। कौन सा सब्जेक्ट में, किस में मिला था? लिटरेचर में। इसलिए इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अरुंधति राय को मिला है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अरुंधति राय को मिला है। तो अरुंधति राय को नाम इसलिए भी याद रखिए क्योंकि ये बहुत ही फेमस व्यक्तित्व हैं और इन्होंने कई इतिहास रचे। इन्होंने मैन बुकर पुरस्कार भी जीता है 1997 में। इसलिए द गॉड फॉर द स्मॉल थिंग। इनका बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है। दूसरा चीज ये देखेंगे कि अरुंधति राय हैं जो एक, लेकिन ये जो किताब मिलता है, जो पेन पिटर पुरस्कार मिलता है, आप देखेंगे किनको मिलता है। ये मिलता है जो ग्रेट ब्रिटेन के लोग हैं उनको मिलेगा। कॉमनवेल्थ जो ग्रुप है उनके जो मेंबर हैं उन देश के कंट्री के लोगों को मिलेगा। दूसरा रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के लोगों को मिलेगा। इन सारे लोगों को मिलेगा, लेकिन जो रिटन होना चाहिए इंग्लिश में लिखा हुआ होना चाहिए। इसी को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इससे रिलेटेड इतना इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन बना है? तो इसको डायरेक्ट देखिए। सबसे पहले इसको बोलते हैं ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये 100वां की बात करा, लेकिन अभी हाल ही में नेपाल भी इसका 101वां सदस्य बन गया है। तो समझिए इसको, सबसे पहले एक एक करके समझते हैं। हम 99 से शुरू करते हैं। 99, 100, 101। 99 में स्पेन को बनाया गया, फिर ये बनाया गया पराग्वे को, और नेपाल बना है 101वां। इन चीजों को आपको याद रखना ही है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी ओर आपको क्या देखना है कि जब ISA की बात करेंगे तो ISA का जो संकल्पना आया, COP21 हुआ था 2015 में फ्रांस में। जब यहाँ हुआ तो यहीं ये संकल्पना निकल के आया कि हमें ISA का गठन करना चाहिए। इसमें 2 देशों की भूमिका थी, एक था फ्रांस, एक था इंडिया। जब इसका गठन हुआ था तो माना जाता था इसका 2015 में गठन हुआ था। ऐसा माना जा रहा था कि इसके तहत जो ISA का जो अलायंस है, इसमें वही देश शामिल होंगे जो कर्क रेखा और मकर रेखा देश के बीच में स्थित है। लेकिन ये सभी देशों के लिए अब खोल दिया गया है, कोई भी सदस्य इस ISA के मेंबर बन सकते हैं। इन चीजों को आपने समझ लिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। अजय माथुर को याद रखिए, इनके अभी डायरेक्टर है, ठीक है। इतना चीजें आपको याद रख लीजिए, ऐसे ज्यादा आपको कुछ पूछने वाला नहीं इसमें। हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना के बीच हुआ? ये हुआ है, वायुसेना की बात कर रहा है, होपेक्स की बात कर रहा है। तो ध्यान रख लीजिए एक चीज, होपेक्स तो हम इजिप्ट के साथ कर ही रहे हैं, और क्या है? एयर का। लेकिन इजिप्ट एयर क्या है? होपेक्स। दूसरा जो देखिए, साइक्लोन भी हम करते हैं इसके साथ, इजिप्ट के साथ। तो ये याद रखना है, ठीक है। इतनी सारी चीजों को याद रख लीजिए। हर वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, भारत के प्रयास से यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला किया था 21 जून को। लेकिन भारत में कहा इस बार का 2024 का कहाँ हुआ था योग दिवस? ये कारगिल में हुआ था। कारगिल कहाँ है? लद्दाख। लद्दाख के बारे में इसलिए और जान लीजिए कि पहले यहाँ सिर्फ 2 जिला थे, अब यहाँ 5 जिला और बन गया है। 5 जिला जानने के लिए हमारा शॉर्ट्स देखिए, बना के दिया हुआ है इसमें, ठीक है। लद्दाख, तो वहाँ का सोनम वांगचुक जो है अभी एक मूवमेंट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाला जाए, क्योंकि चुनाव के समय पार्टियों द्वारा ये घोषणा किया गया था कि जब हम इसको बनाएंगे तो इसको 6th शेड्यूल में डालेंगे। तो वही डिमांड किया जा रहा है।
ताकि वो चाहते कि वहाँ की कला संस्कृति भाषा को संरक्षित किया जाए, इसी का डिमांड किया जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया, किन्हें चुना गया? ये अध्यक्ष किसको चुना गया है? ओम बिरला को। ओम बिरला को जो इस बार चुना हुआ, पिछले बार निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन इस बार इंडिया अलायंस के तरफ से एक व्यक्ति थे के सुरेश, इनको उतारा गया था इनके अगेंस्ट में, तब भी ओम बिरला जीते। ओम बिरला इस बार के 18वीं लोकसभा के क्या है? अध्यक्ष हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। और जो ओम बिरला है, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी इनका है वो कोटा है, कहाँ का? राजस्थान। यहां से वो चुनाव लड़ते, इनका निर्वाचन क्षेत्र वही है। ठीक है, भर्तृहरि महताब को यहां से याद कर लीजिए कि भर्तृहरि महताब को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, ताकि स्पीकर का और हम लोगों का शपथ ग्रहण करवाया जाए। ध्यान रखिएगा, स्पीकर भी जो शपथ लेते हैं वो स्पीकर के रूप में ना लेते हैं, बल्कि वो एक सदस्य के रूप में लेते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में शपथ लेते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। यूनेस्को ने हाल ही में किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया है? देखो, आपको इस चीज को सारे कीवर्ड पकड़ेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये पूछ भी देगा। तो साहित्य शहर घोषित किया गया है कोझिकोड को। यूनेस्को की बात किया जा रहा है, तो हम जब यूनेस्को की बात करते हैं तो आपको पता है कि हम एक चीज और एक घोषित करता है, हेरिटेज को। तो हम इंडियन हेरिटेज की अगर बात करेंगे तो यहाँ 3 तरह के हेरिटेज है। एक है कल्चरल हेरिटेज, ये है नेचुरल हेरिटेज, एक है मिक्स हेरिटेज। तो हम बात करेंगे टोटल, हम ये भारत के पास 43 ऐसे हैं, 43, इसमें 35 जो हैं कल्चरल हैं, 7 नेचुरल, 1 मिक्स। लेकिन जब हम साहित्य शहर की बात करेंगे तो कोझिकोड। दूसरी और एक चीज और क्या आपको देखने को मिलेगा, कुछ दिन पहले संगीत शहर भी घोषित किया गया था, इसे ग्वालियर को। याद रखिएगा, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना ही होगा। यूनेस्को का गठन हुआ था 1945 में। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा चाइना स्टेशन कौन है? देखिए, ये दूसरे की बात कर रहा है, तो पहला भी कोई होगा। तो पहला तो है, दूसरा तो है जयपुर चाइना स्टेशन, जहां पर 100 मीटर का रोड बनाया गया था। ठीक है, ये बनाने वाली कंपनी थी दीप डायनामिक्स लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, लेकिन पहला कौन था? फर्स्ट भी होगा कोई, तो नारंगी है। नारंगी चाइना स्टेशन है, कहाँ है? गुवाहाटी, असम में। बस इतना याद रख लीजिए। अगर दूसरा पूछेगा या पहला पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कहां की बात कर रहा है। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते? अब इस चीज को तो आपको करना ही चाहिए। ये जीते हैं 11। लेकिन आपको याद होगा कि हमने कल जो क्लास किया था उसमें 23 का, अंडर 23 का भी बात किया था। आज हम अंडर 17 का बात कर रहे हैं, तो इसमें हमने बोला था कि 8 पदक जीता था। तो 8 पदक में कौन जीता था? 4, 2 और 2 की बात की थी। 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज जीते थे। लेकिन जब अंडर 17 की बात करेंगे तो 11 जीता है। 11 में हुआ है कि 4 और 2 एंड 5, मतलब 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते। तो इस चीज को याद रखना है। तो जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान है, याद रखना है। ठीक है, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब देखिए, हमने बात किया था ये पीछे ही वीडियो में भर्तृहरि महताब को। ये कहां से थे भर्तृहरि महताब? ये कटक से हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र है कटक। ये पहले बीजू जनता दल के मेंबर थे, अब भारतीय जनता दल के पार्टी के ये मेंबर है। इतना याद रख लिया। प्रोटेम स्पीकर वही होते हैं जो सदन का सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन होते हैं, उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ये ऐसी परंपरा रही है। लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप जो, और सीनियर कौन होते हैं? जो सबसे ज्यादा बार चुनाव जीत के हैं वही सीनियर होते हैं, ना कि एज वाइज। लेकिन कभी कभी अपवाद में ऐसा भी होता है जो सबसे ज्यादा बार जीत के आया है उससे थोड़ा कम जीते हुए लोगों को भी बना दिया जाता है। तो इस जो समानता जो बातें की जाती है, जो सबसे सीनियर मेंबर होते हैं उन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखा है? अब हम ऐसी बात करेंगे तो आपको समझ लीजिए, अच्छा लगना चाहिए आपको। 2 शहर, एक बिहार और यूपी का। अब यूपी पीछे देने वाले होंगे तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बिहार देने वाले होंगे इंपॉर्टेंट है। हमें मुझे पता है बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस के जो स्टूडेंट हैं वो दोनों एग्जामों को देते हैं, इसलिए उनके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या है, सबसे पहली बात समझिए, मंगल ग्रह पर है। मंगल ग्रह पर है तो इसको सबसे पहले एक चीज समझ लीजिए, हम अभी इस पे नहीं जा रहे हैं, पहले इसके बारे में डिटेल जान लीजिए। मंगल ग्रह पर 2 सैटेलाइट जो मेन है, एक है टिबॉस, एक है टिमोस। इस पर एक वोल्केनो वाला पहाड़ है, कौन सा है? निक्स ओलंपिया। ये माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना बड़ा है, इसीलिए बहुत बड़ा वोल्केनो है निक्स ओलंपिया। दूसरा चीज, ये जो झुका हुआ है 25 डिग्री 12 मिनट पर है, ऐसा झुका हुआ है इस ग्रह का। तीसरा चीज ये देख लीजिए कि ये सारी जो बातें कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि एक संगठन है भारत का, उसका नाम है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। ये कहाँ है? अहमदाबाद में। इसके एक अध्यक्ष थे, याद रखिए, देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र लाल थे। आप यहां पर समझिए, यहां पर पीआरएल ने मंगल ग्रह पर 3 गड्ढों की खोज की, तो इसीलिए इन गड्ढों का नाम भारतीय लोगों के नाम पर या शहरों के नाम पर रखा गया, और उसकी जो सिफारिशें किया गया था यह पीआरएल द्वारा ही किया गया था। तो पीआरएल के जो एक डायरेक्टर रहे हैं देवेंद्र लाल, 1972 टू 83 तक थे, तो इन्हीं के नाम पर एक गड्ढा का नाम रखा गया लाल क्रेटर, और 2 अन्य शहरों के नाम पर जो रखा गया है मुर्सन और हिल्सा। ये मुर्सन जो है ये हाथरस का आपने नाम सुना होगा, यूपी में है, उसके नाम पर रखा है। ये हिल्सा जो है बिहार में नालंदा जिला में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, और इसमें और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल कितने पदक जीते? सबसे पहली बात ये याद कर लीजिए, 29। और जब 29 जीते तो ब्रिक्स गेम हुआ कहां था? ये कजान एक जगह है, कहां का? रसिया का, याद कर लीजिए। अब ब्रिक्स गेम तो ये जान गए, लेकिन ब्रिक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, पहले एक व्यक्ति थे जिम ओ नील, एक इकोनॉमिस्ट थे जो गोल्डमैन सैक में काम करते थे, वहां के इकोनॉमिस्ट थे। अब क्या हुआ, 2001 में इन्होंने एक संकल्पना दिया ब्रिक का, और ब्रिक के तहत जो देश शामिल किया इन्होंने, एक ब्राजील, दूसरा रसा, तीसरा इंडिया और चौथा चाइना। और बोला कि अगर ये ग्रुप बनता है तो G8 की जो एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 8 डेवलप्ड कंट्री का, उनको ये पीछे छोड़ देगा। ठीक है, ये संकल्पना थी। तो ये 2001 में बोला था, लेकिन 2009 में क्या हुआ, हमने ब्रिक नाम का संगठन बना दिया। क्या नाम का? ब्रिक, BRIC, और यही 4 देश शामिल थे। अब क्या हुआ, एक चीज और जो आपको समझना है, जब ब्रिक का गठन हो गया 9 में, तो 2010 में हो जाता है ये ब्रिक्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्रिक प्लस साउथ अफ्रीका हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 2010 में जो ब्रिक्स बनता है तो इसमें साउथ अफ्रीका को सिर्फ एक मेंबर बनाया जाता है, स्वीकृति मिलती है, न कि इसमें वो एज ए मेंबर अटेंड करता है। अटेंड करता है वो कब? 2011 में एज ए ब्रिक्स मेंबर। ठीक है, लेकिन ये बढ़ते गया, कारवा बढ़ता गया। अब ये ब्रिक्स नहीं रहा, पहले ब्रिक था, फिर बना ब्रिक्स, अब बन गया ब्रिक्स पहल प्लस। अब ब्रिक्स पहल में कौन कौन देश शामिल हो गए? तो हम इसको अगर दूसरे तरीके से बोले तो एक आपको पता है कि ब्रिक्स में कौन सा मेंबर है, ए प्लस
कौन सा मेंबर इसमें शामिल हो गया, याद रखिए, इथियोपिया, राजधानी बताइएगा अदीस अबाबा। दूसरा क्या है, इजिप्ट। देखिए मैं अल्फाबेटिकल के साथ ले रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, इथियोपिया, इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरब, ईरान। ठीक है, इस तरह से इन देशों को आपको याद रखना है। कोई दिक्कत हो तुरंत हमसे पूछिए, इसमें कोई हेडेक लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इन सब का राजधानी अदीस अबाबा, इजिप्ट का कायरो, यूएई का अबू धाबी, सऊदी अरब रियाद, ईरान का तेहरान। ऐसे आपको सारे याद रखना है। ठीक है, इसमें एक चीज जो और ऐड करना है, मुझे बताना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए सारा बता रहा हूं। ब्रिक का समिट हुआ था, ब्रिक्स का 2014 में, कहाँ, ब्राजील का फोर्टिलेजा में। यहीं पर एक नई संकल्पना आई एनडीबी का, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और ये जब संकल्पना 2014 में आई तो एनडीबी बन गया। एनडीबी क्या बना, एनडीबी क्या हुआ, इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक, और 2015 में का गठन हो गया। गठन होने के साथ इसका तो पहले ब्रिक्स के जो मेंबर थे वो तो थे ही, प्लस कुछ मेंबर इसमें और ऐड हो गए। अब कुछ मेंबर ऐड हो गए तो देखिएगा जो ब्रिक्स का जो मेंबर है उन्हीं मेंबरों में से कुछ मेंबर इसमें भी हैं और कुछ मेंबर अलग से ऐड हो गए। वो कौन से हैं, तो सबसे पहले हमने इजिप्ट, उसमें भी बात किया था, हमने बात किया इजिप्ट, हमने बात किया यूएई, यहां पर एक है यूरुग्वे, एक है बांग्लादेश, वही बांग्लादेश जिसके साथ हम ई मेडिकल वीजा फैसिलिटी शुरू किए हैं। एक है लास्ट जो अभी शामिल हुआ है, अल्जीरिया। ठीक है, तो इन सारे मेंबर को ब्रिक्स एनडीबी में शामिल किया गया है। ठीक है, इतने सारी चीजों को आपको याद रखना है, बाकी जो क्वेश्चन आएगा और आप आराम से कर लेंगे इतने आधार पर। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? ये हमारा लग्जमबर्ग, और सेकंड कौन सा है, आयरलैंड। इतना याद रख लो। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? जगत प्रकाश नड्डा को नियुक्त किया गया है, लेकिन आपको कुछ चीजें आपको इससे रिलेटेड याद रखना पड़ेगा जो मैं बता देता हूं। जब बात राज्यसभा की आएगी तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए आर्टिकल 80, इसी के तहत गठन होता है राज्यसभा का। आर्टिकल 82 भी याद रखिए, क्योंकि इसमें व्यवस्था है नॉमिनेशन का। और नॉमिनेशन कितने लोगों का होता है? 12 लोगों का। कौन से आधार पर होता है? तो आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस एंड लिटरेचर, इन चारों आधारों पर अगर कोई स्पेशल रिक्वायर रहेगा तो राष्ट्रपति जैसा डिसीजन ले, तो ये इन आधारों पर नॉमिनेट किया जाता है 12 सदस्यों को। लोकसभा का सीट कितना है? सॉरी, राज्यसभा का सीट टोटल जो है संविधान के अनुसार 250 सीट की बात की गई है, लेकिन हम वर्तमान में जो प्रयोग करते हैं 245 सीट का। अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो इसमें ये व्यवस्था था कि 238 सीट जो होगा राज्यों के लिए और यूनियन टेरिटरी के लिए होगा, और जो 12 सीट होगा वो नॉमिनेशन के लिए होगा। तो इसमें तो वो चीजें बना दी गई कि 12 सीट तो नॉमिनेशन के लिए होगा और 233 सीट राज्य और यूनियन टेरिटरी की बात होगी। दूसरी चीज कि अगर हम बात करेंगे राज्यसभा की तो कौन सी अनुसूची में बात किया गया है? तो ये 4th अनुसूची में बात किया गया शेड्यूल में कि कितना सीट होगा, सीट आवंटन से संबंधित 4th अनुशेड्यूल में बात किया गया है। अभी 30 जो 233 दिख रहा है इसमें इसको बांट दिया गया ऐसे 229 + 4, लेकिन ये जो 4 दिख रहा है ये 2 यूनियन टेरिटरी की बात करता था, दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली के लिए 3 लोकसभा सीट दिया गया था और पुदुचेरी के लिए 1। लेकिन 2019 में जब जम्मू कश्मीर को राज्य से यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया तो वहां पर ऐसा ही स्थिति बहाल किया गया कि यहाँ पर यूनियन टेरिटरी होंगे लेकिन वहां विधानसभा भी होगा। जब चुनाव होगा तो वहां पर 4 लोकसभा का सीट होगा और 4 राज्यसभा का सीट होगा और 5 लोकसभा का सीट होगा। इस तरह से बातें की गई थी। तो हम अभी लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो आने वाले समय में ये जो आपको जो ये दिख रहा है 233, इसी में आपको जो 229 दिख रहा है ये 225 हो जाएगा और ये +4 यहाँ ऐड हो जाएगा।
तो ये ऐसे सीटों का बंटवारा है। आपको इससे सारी चीजों को समझ में आ गया होगा। अब एक जो चीज है समझना होगा, जो नॉमिनेशन का जो व्यवस्था है, जो नॉमिनेशन होता है, ये हमारे संविधान ने लिया कहां से? ये लिया था आयरलैंड से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से न केवल नॉमिनेशन की बात ली गई थी, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व हम किस देश से लिए हैं? आयरलैंड से लिए गए, वहीं से यह भी लिया गया है। नॉमिनेशन, जो राज्यसभा में नॉमिनेशन होता है मेंबर का, साथ में प्रेसिडेंट का चुनाव का जो प्रक्रिया है वो भी हम आयरलैंड से ही लिए है। इन सारी चीजों को आपको याद रखना है। हाँ, एक चीज और, जगत प्रकाश नड्डा जो है सदन का नेता है, लेकिन प्रतिपक्ष का नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। स्लोवेनिया के लिप्का में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाले पहली भारतीय कौन बनी? पहले तो स्लोवेनिया का राजधानी आप याद कर लीजिए, ljubljana है। दूसरी ओर 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? घुड़सवारी की बात कर रहा है। इतना याद रखिए, क्योंकि ये पहली की बात कर रहा है तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट के याद रख लिए, खाली इतना नाम धर लीजिए, श्रुति वोरा को याद रखिए, क्योंकि पहली है तो ध्यान में रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैची धाम कर दिया गया है? आप अक्सर देखते होंगे, कई सारे सोशल मीडिया रील्स देखते होंगे, पक्का मुझे पता है, उसमें कैची धाम का बार बार नाम आता होगा। तो कैची धाम है कहाँ? उन्हीं का कैची धाम का ही नाम पहले कोसिया कुटोली था, जिसको अब कैची धाम कर दिया गया है। कैची धाम कहाँ पर है? नैनीताल के पास है। नैनीताल कहाँ है? अक्सर लोग घूमने चले जाते हैं कि सारा लेक देख के आएंगे नैनीताल को, तो ये नैनीताल के पास में ही कैचिया कुटोली, वहां से कुछ एक सवा घंटे का रास्ता है। अगर बाइक से जाएंगे तो पहुंच जाएंगे आप। हनुमान जी का मंदिर है, तो वहां ये देखा जाता है। कहते हैं कि वहां पर बहुत ही जागृत हैं, वहां पर जो मन्नतें मांगते हैं वहां पर, अब फेमस लोग वहां पर गए, इसलिए और ज्यादा फेमस हुआ। अब बात होती है कि नैनीताल है कहाँ? उत्तराखंड में। जब उत्तराखंड की बात करेंगे तो 3-4 चीज, सीएम पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर गुरमीत सिंह, विधानसभा सीट 70, लोकसभा सीट 3, राज्यसभा सीट 3, लोकसभा सीट 5। इतना आप बेसिकली याद करिए कि उत्तराखंड से रिलेटेड बहुत सारा फैक्ट है, वो एक वीडियो में यहाँ पर नहीं बता सकते, उसका एक वीडियो लेके आऊंगा। उसका ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी चीजें हैं सारा हम उसकी बात करेंगे एक वीडियो में। छोटा सा वीडियो होगा 15-20 मिनट का, उसी में हम लोग करेंगे इसको। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा बना? देखिए, इसका आंसर पर सीधे चलते हैं, थाईलैंड। थाईलैंड के साथ साथ 2 देश और हैं जिसको आपको याद रखना है, नेपाल प्लस ताइवान को। ये भी देश समलैंगिक विवाह को परमिशन दे दिया है। ठीक है, इन तीनों देशों को याद रखना है। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी किया है? तो देखिए, ये अंकटाड की बात कर रहे हैं हम। अंकटाड में क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अभी नाम इसे समझ में आ रहा है कि ट्रेड और डेवलपमेंट कैसे होगा। तो इसमें सबसे पहले समझिए, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ये रिपोर्ट कौन सा जारी करता है? विश्व निवेश रिपोर्ट। देखिए, बहुत सारी संस्थाएं आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नीति आयोग, विश्व बैंक, IMF, ये सब संस्थाओं ने जो रिपोर्ट जारी करता है उसका एक छोटा सा वीडियो आएगा, उसको आप देखिएगा जरूर, क्योंकि उससे अक्सर एक क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। 3-4 वीडियो तो अभी लेके आऊंगा स्पेशल में, एक एक्सरसाइज का, एक कौन सा रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, और एक उत्तराखंड स्पेशल लेके आऊंगा। उत्तराखंड स्पेशल इन द सेंस उत्तराखंड से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसको लेके आऊंगा। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को 2024 के लिए युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? इसमें देखिए, आप देखेंगे तो इसमें अक्सर लोग गलत करते हैं क्वेश्चन कि साहित्य अकादमी पुरस्कार तो 22 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन इसमें 23, 24 और इसमें से कौन हम देंगे? 23 देंगे कि 23-24 देंगे? तो इस चीज को समझने की बात है। तो जो इसको जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बातें क्या कर रहा है। तो बातों की देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम 8वीं अनुसूची में बात करते हैं, 8वीं अनुसूची की बात करते हैं हम लोग, शेड्यूल की। इसमें हम जानते हैं कि इसमें कितने भाषाओं को लिया गया है? 22। लेकिन जब हम यहाँ पर युवा की बात करेंगे
जब यहाँ पर हम बाल की बात करेंगे तो युवा में क्या होगा, ये 23 हो जाता है। क्या ऐसे 23 होता है? ये 20 वो ये क्या हो 22 प्लस इंग्लिश ऐड करते हैं। और जब हम बाल की बात करेंगे तो 22 तो है ही, ये 22 तो है, प्लस इसमें क्या करेंगे इंग्लिश और राजस्थानी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए 23 और 24 हो जाता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसमें भी देखना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की जो स्थापना हुआ था 1954 में हुआ था। ठीक है, युवा की बात करेंगे तो ये इसका गठन जो हुआ था वो 2011 में हुआ था। क्यों? इसको बढ़ावा देने के लिए युवा में इसके प्रति जागरूकता बढ़े और ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में आए। अब बाल वाला जो हुआ है वो 2010 में दिया गया था। इसमें अवार्ड के रूप में इसमें कुछ राशि भी प्रदान किया जाता है 50,000 रुपए की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाले प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया? प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया? तो ये लद्दाख को घोषित किया गया। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर एक उल्लास नव भारत साक्षरता अभियान चलाया गया था और इसी को इतना अच्छे से कार्यान्वित किया गया कि यहाँ पर 97% क्या हुआ, लिटरेसी रेट हुआ, इसीलिए इसको घोषित कर दिया गया। ऐसे रिलेटेड लद्दाख से रिलेटेड हम कुछ शॉर्ट्स भी बनाए हैं, जहां पहले 2 जिला था अब वहां बढ़ के 7 हो गया है। तो 5 जिले कौन से हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए हमारा शॉर्ट्स देखिए, हमने शॉर्ट्स बना रखा है और शॉर्ट्स ही आपको करना होगा, मैं यहाँ नहीं बताने वाला। हाल ही में खबरों में रहा नेत्रान झील किस देश में अवस्थित है? देखिए नेट्रॉन झील की बात कर रहा हूं किस देश में, ये पूरी तरह से तंजानिया की बात कर रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो कुछ भाग है वो केन्या में भी है। तंजानिया की बात करेंगे तो इसकी राजधानी क्या है? डोडोमा, इसका नैरोबी। ठीक है, इतना चीजों को आपको ध्यान रखना है। कोई दिक्कत हो कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर करिए, शेयर करते नहीं है। हम लोग वीडियो सिर्फ बना रहे हैं और आप हमारे मेहनत पर ज्यादा आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। शेयर करिए, अगर इतना इंफॉर्मेशन आपको लोगों के सामने लेके आ रहा हूं तो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए यार। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ था? देखिए 24 जून को, ये चला था 3 जुलाई तक। अब 18 लोकसभा से संबंधित कुछ चीजें जान लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। जो हुआ है उसमें कुछ चीजें आपको याद करना चाहिए। इसमें क्या याद करना चाहिए? इसकी अनाउंसमेंट कब हुआ था, घोषणा 16 मार्च। याद कर लीजिए, क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ इसीलिए करवा रहा हूं। कितने फेज में हुए थे, चरण कितने थे? 7 चरण में थे। ठीक है, साथ में ये देखेंगे इसका रिजल्ट कब आया था? 4 जून को आया था। इसका फर्स्ट सेशन इससे 20 डेज के बाद हुआ था 24 जून को। इतना आपको याद रखना है, ये बेसिक चीजें हैं। आप इससे चीजें ऐड करना तो ओम बिरला को आप देख लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, अध्यक्ष बन गया, प्रोटेम स्पीकर भर्ती हरित, कुछ चीजें ऐड करना है। लोग इससे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो लाऊंगा ही लाऊंगा। कारण क्या है ना, हमने 3 वीडियो बोला, एक वीडियो और ये ऐड कर लेना आप 18 लोकसभा वाला। इसमें सबसे ज्यादा वोट से कौन जीता, सबसे कम वोट से कौन जीता, सबसे ज्यादा उम्र में कौन जीता, सबसे कम उम्र में कौन जीता, कौन निर्विरोध चुना गया, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। कहाँ कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ है। जैसे एक बार कई बार क्वेश्चन आया कि सबसे ऊंचाई पर वोटिंग स्थल कहाँ था। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना उसको हम इस वीडियो में लेके आएंगे। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू किया है? इसको बस याद कर लीजिए क्योंकि अब हमारा संबंध थोड़ा सा कटु हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार बदल गई है, शेख हसीना अब नहीं रही, वहाँ पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान और प्रो चाइना गवर्नमेंट बन गई है और उसी को समर्थन में है। अगला देखिए, विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर की रूप में मान्यता दी है? सबसे पहले विश्व शिल्प परिषद क्या है? एक तरह से एनजीओ है। ठीक है, और क्या आपको लगता है ये जो शहर मिला है श्रीनगर को ये दर्जा मिला है? तो ध्यान रखना चाहिए आपको कि जो शिल्प शहर का जो दर्जा दिया गया है, आपको ध्यान रखिए कि ये पहला नहीं है। इसके पहले जयपुर, फिर ममलपुरम, तीसरा मैसूर और चौथा है श्रीनगर।
टोटल कितना भारत में मिल चुका है? 4 शहरों को शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये दोनों को देखेंगे 2015 में, मैसूर को 2018 में, और इस बार मिला है श्रीनगर को। ठीक है, सारी चीजों को याद रखिएगा। तो ये चौथा शिल्प शहर था। एक लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला? देखिए, भारत को हर बार इसमें लास्ट मिलता था, 180 में 180 मिलता था। ये जो 180 दिख रहा है, हम यहीं पर होते थे, लेकिन इस बार बदल गया है, 176 हो गया। क्या देखते हैं इसमें? इसमें ये देखते हैं कि यहाँ बायोडाइवर्सिटी पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, एयर क्वालिटी पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, यहाँ ये देखा जा रहा है क्लाइमेट चेंज पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि इमिशन हम कर रहे हैं उस पर कुछ कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी पर हम कितना ध्यान दे रहे हैं। इन्हीं आधारों पर तय किया जाता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, प्लीज लाइक करिए। लाइक करने में भी कमी करते हैं, हमारा व्यू ज्यादा होता है लेकिन लाइक कम होता है। शेयर करिए, और एक रिक्वेस्ट, हमारे वीडियो जो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं, तो प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, और भी अच्छा वीडियो आएगा। अभी हमारा प्लान है 60 डेज का एक बीपीएससी का एक चैलेंज बैच लेके आएंगे कि 60 डेज में हमें सारा कंप्लीट करना है, तो उसके बारे में करेंगे। लेकिन इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।